डॉक्टर साहब, आज जो है कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी गई है कि अडियाला के बासियों और जो तमाम पड़ोसी ममालिक के बशमूल भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात किए जाएँ ताकि मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म इन तजवीज़ पर अमल करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब ये उनकी 2018 में हुकूमत से पहले जब उनके मामलात ख़राब थे नवाज शरीफ साहब के, और मुख्तलिफ़ मुकदमात और मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात और ये सारी एक मुहिम उनके ख़िलाफ़ हो रही थी, तो उस वक्त अब जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आपको पता है ना, वो फिर हदफ होती है जो भी शख्सियत, वो हर किस्म का उस पर इल्ज़ाम, एजेंट और ये और सारे। तो वो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था, तो ए भी मेरे ते पा दो, मतलब ए भी मेरे ते पा दो, तो ए भी मेरे तो उस वक्त सारा जो है ना, वो मतलब जो हदफ होता है इस वक्त, जैसे इस वक्त जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मामला है, तो उससे नवाज शरीफ कहते हैं ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो। तो मसला ये है कि वो भारत से बात करना और बानी या अडियाला जेल के बासी जो हैं वो इमरान खान साहब ये शामिल, तो उनसे मतलब ए भी मेरे ते पा दो, मतलब उनको ये कहना चाहिए था, ये उनके दिल में चाहे होगा कि ये दोनों मामलात का मैं एक शहबाज शरीफ हूँ मैं, मतलब मेरे पास क्या मतलब वो है, मतलब है कि मैं इस शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो भी हंस पड़े इस पर कि अच्छा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खबर में चल पड़ी। आरिफ हबीब साहब बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, मामलात को समझते हैं, लेकिन ये है कि वो लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब ये सवाल सुनने के लिए ही कराची गए थे और कोई काम उनका मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं। ताजरों से मुलाकात हुई, उसमें सवाल हुआ, उसमें वापस आ गए और सवाल चल रहा है सुबह से, और कौम लगी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे। अब एक ट्रक की बत्ती तो रोज़ हमें छोटी सी चाहिए होती है ना, उसमें लगी हुई है कौम। अब इसका इन दोनों मामला का शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है, ये शहबाज शरीफ का वो कहना चाहिए था कि अभी मेरे तो पाते हो। और दोनों मामला जो इंतहाई यानी ऐसे मामला हैं जो इंतहाई हसास हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक शरीफ आदमी है, तो वो जो है वो उनका वो भारत से हाथ मिलाओ और एक हाथ उनसे मिलाओ, एक हाथ उधर मिलाओ, एक हाथ इधर मिलाओ, तो इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। अच्छा, तो लेकिन यह है कि इसमें बात इंटरेस्टिंग की आरिफ हबीब साहब ने, लेकिन उसका जवाब क्या है, मतलब क्या, मतलब शहबाज शरीफ साहब हाथ में लाएंगे भारत से भी और इमरान खान साहब से भी, या वो कहेंगे कि नहीं, मतलब ये बहरहाल इसको ये मुझे तो नहीं समझ में आ रही बात। मैं इस पर कोई तब भी मेरे तो पा दो, शहबाज शरीफ साहब ने दोनों जो चीज़ें नहीं होने मेरे हाथ में ही नहीं है वो भी मेरे तो पा दो। तो ये है कि वो बहरहाल लेकिन एक बात जो है वो उसमें बड़ी जो ताजी शख्सियात हैं सारे मुल्क में, चाहे वो कराची हो, कराची जो कि हब है मीशत का, उन्होंने बात वो उसको बुनियादी जो था सवाल, उसकी रूह मेरा ख्याल है ये थी कि मीशत के ऊपर जो है वो मामलात ऐसे हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। और आरिफ हबीब साहब या बाकी ताजिर शख्सियात जो हैं, कारोबारी शख्सियात, ताजिर तो नहीं कहूँगा, कारोबारी शख्सियात बिजनेसमैन हैं, तो वो ये मुल्क में ज़रूर वो चाहते हैं कि जो मीशत है उसमें इस्तेकाम आए। और वो ये बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा मैं एक जो ठेला लगा रहा है या जो नौकरी पेशा शख्स है, कारोबार होगा तो नौकरियां होंगी, तो मीशत और सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी और ये सारा सोशल अनरेस्ट, तो ये तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और वो लेकिन मसला ये कि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे उसमें, इन दोनों मामलात में। और भारत कहाँ से आ गया, वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, तो वो एक अमूमी सी मेरे ख्याल से उन्होंने बात की है कि तमाम पड़ोसियों से, तो वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ से कोई संदेशा आएगा तो फिर वहाँ से बात चलेगी। अभी तो मामलात वहाँ पे बड़े जो कैंपेन हो रही है वज़ीर आज़म मोदी साहब की, तो वो तो बहुत ही इस वक्त परफॉर्मेंस और नज़रियात से हट के वो कहीं मुसलमान और उस पर चलेगी, जो कि मेरा ख्याल, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में वो टारगेट्स तरह डिफरेंट हो जाएं, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि मुल्क के अंदर इस तरह से भारत में हो।
लेकिन एक जो मामला है वो है कि मज़ीद जंगें दुनिया में शुरू हो गई हैं, होने जा रही हैं, फॉरएवर वॉर्स जो हैं। और ये सूडान के हालात ख़राब हैं। सूडान की हालात की ख़राबी पड़ोस में चार्ट तक फैल जाएगी। ये वही सूडान है, उमर अल बशर बशीर जो हैं उनको जब हटाया 2019 में, तो एक जो है एक तरफ फतह बुरहान थे, एक तरफ हमीती थे। हमीती जो है वो ऑपरेशन किया था, वो आरएसएफ को हेड कर रहे थे, पैरामिलिट्री ट्रूप्स। और उनको उमर अल बशर अपने लेकर आ गए थे, बाकायदा सरकारी हैसियत दे दी थी कि दारफोर में उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो उमर अल बशर को तो हटा दिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद सूडान में ये दोनों जो फ़ौजें थीं, एक तो सूडान की रेगुलर आर्मी है, फतह बुरहान जिसको हेड करते हैं, और एक वो मलेशिया है जिसको जो आरएसएफ के नाम से है, लेकिन जिसमें यानी आप समझ लेंगे उसके बाद वो जो दो जनरल्स आपस में लड़ पड़े। पहले दोनों ने मिलकर हटाया था। और वहाँ पर जो है वो अरब और नॉन अरब का भी चक्कर है। सूडान जो है उसमें नॉन अरब और अरब, ये एथनिक इशू भी है उसमें। सही। और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कबाइल हैं और सूडान में खाना जंगी हो रही है। सूडान की खाना जंगी जो है वो ये पहले पुराने चल रहे हैं मामला, तो तकसीम भी हो गया, फिर दारफोर के अंदर कत्लेआम हुआ, फिर जनूबी सूडान अलग हो गया। अब ये दो जनरल्स आपस में लड़ाई हो रही है। ये चार्ट तक फैल सकता है मामला। चार्ट में फैलेगा तो ये ज़हन में रखें कि ये वो साहिल की पट्टी है, फिर साहिल के ममालिक की पट्टी जहाँ पर हालिया दिनों में बगावतें हुई हैं। और यहाँ पर जो है वो जब ये यानी यहाँ पे अरब ममालिक और ईरान के दरमियान जब तनाज़ा था, तो उस वक्त यहाँ पे सूडान में आमने सामने जैसे यमन के हालात थे उसी तरह से, क्योंकि यमन के बिल्कुल पार, यमन के अंदर क्योंकि आरएसएफ ने सपोर्ट किया था। जो आरएसएफ है हमीती वाली, वो यमन के अंदर चूँकि काफ़ी फ़ाल हो गई थी, तो इसलिए वो जो है वो कुछ अरब ममालिक के वो करीब गई। और जो वहाँ की रेगुलर आर्मी है वो थोड़ा सा मिस्र के करीब गई, जनरल बुरहान वाली। तो अरब ममालिक और, लेकिन शुरू में जब थे ये बने तो सारे ईरान की, उस वक्त ईरान का फुटप्रिंट था। अब ईरान बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है सूडान में, लेकिन एक दफ़ा वो जब शुरू हो गई खाना जंगी तो खाना जंगी बढ़ रही है। हालांकि मिस्र और अरब ममालिक के ताल्लुकात अब ठीक हैं, तो मतलब है कि, लेकिन वहाँ पर ईरान नहीं है। अब एक वक्त में ईरान को काउंटर करने के लिए यमन के अंदर ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला, लेकिन ये कि वो मामला हाथ से निकल गए। और वो निकल के मामला जो है वो चूँकि चार्ट और ये बाकी जगहों पे अनरेस्ट फैल रहा है, तो अब ये है कि वहाँ पे कौन, और अब ज़ाहिर है मिस्र भी उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रहा किसी को। एक वक्त में वो कर रहा था मिस्र, तो वो एक सूरत हाल है जो ख़राब है, ठीक है ना। मतलब मिस्र एक तरफ था, अरब ममालिक एक तरफ थे, अब वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। और बड़ा ये खूनी कॉन्फ्लिक्ट सूडान का रहा है, पहले भी जब दारफोर में हुआ था। उसी के नतीजे में ये जो कबाइल, चूँकि अरब नॉन अरब है तो ये तकसीम भी हो गया था सूडान में। बहरहाल ये वही सूडान है, जहन में सूडान की इम्पोर्टेंस जहन में रखें कि वही है जहाँ से उसामा बिन लादेन, फिर अफ़गानिस्तान आने से पहले सूडान की अहमियत और कई साल वहाँ पे रहना, और फिर मतलब एक पूरी हिस्ट्री के साथ जो है वो सूडान मौजूद है। अच्छा, तो वहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये जो बज़ाहिर बिल्कुल ये लग रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल दुनिया इस वक्त ये मुज़ाकरात की तरफ चली गई है, ख़ास तौर पे गज़ा की जाहिरियत को बंद करवाने के लिए। और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको तो पेश किया गया था, बाकायदा मुआहदे हुए थे, ऑस्लो एकॉर्ड उस पर हुआ है, उस पर कैंप डेविड के मुआहदे हैं, 2 रियासतें बनेंगी और वो उसका एक टाइम लिमिट दिया गया। उसी के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो नहीं थी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो बनी ही उन मुआहदों के नतीजे में 1993 के, और वो उसका हिस्सा थी कि कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो ये यहाँ पे रियासत बन जाएगी और 2 रियासती फार्मूला। तो अब ये जाके बिल्कुल जब आगे तक मामला पहुँच गया तो वहाँ से ये ख़त्म हो गया। यानी वो कहते हैं बैक टू, आप चले जाएं अर्ली 90s पे कहीं, ठीक है।
यानी वो टू स्टेट फार्मूला ही कहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको जो ब्रोकर करवाने वाली कुव्वत थी अमेरिका, वो बज़ाहिर लगता है कि इसमें से हट गए हैं। ठीक है, और वो अब इस पे दो रियासती हल के ऊपर अब चूँकि वो हट गए हैं तो इसलिए पूरी दुनिया अब एक इस वक्त सोच रही है कि अब कहाँ पे खड़े, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ख़त्म हो गया है, आगे क्या होगा, तो ये खामोशी छा गई है। अब इसमें जो इशू है, अब ये जंगें मज़ीद जंगों की तरफ दुनिया बज़ाहिर जाती नज़र आ रही है। और मैं ये बात आपसे कहूँ कि मैंने उस दिन भी कही थी कि कोल्ड वॉर 1.0 तो बहुत तवील थी, ये 2.0 जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ इसके मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल रहे हैं। अब ये 2.0 जो है ये चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, दरमियान में कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन किस तरह, ये अभी वाज़े नहीं है। ठीक है, चाइना के साथ तो है, लेकिन फ्रंट्स बहुत से ऐसे खुल गए हैं जो बज़ाहिर जहाँ पे चाइना के साथ वो नहीं थे फ्रंट्स, लेकिन ये कि वो खुल गए तो अमेरिका ने फिर खोल लिए फ्रंट्स इस वक्त। और ये जो इसमें जो बिल मंजूर हो गया, जो इमदादी बिल था, वो मंजूर होना ही था सेनेट से, और वो अब इमदाद मंजूर हो गई, और वो 60.8 अरब जो है वो यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी था इस वक्त, क्योंकि लेकिन सवाल ये है कि मदद तो मिल गई है, मदद मिल गई है यूक्रेन के लिए, ये ज़रूरी भी है। इसमें से 48 अरब जो है वो वापस अमेरिका की जो मुख्तलिफ असलहा साज कंपनीज हैं उनको 48 अरब तो सीधा वहीं रहेगा, मतलब वहीं रहेगा। उनको अब पता नहीं पेट्रियट उनको देते हैं या F-16, क्योंकि पेट्रियट अगर मिसाइल्स अगर देते हैं तो वहाँ पे जो यूरोप में भी कुछ मुल्कों ने कहा हुआ है कि हमें आप दें पेट्रियट सिस्टम, तो वो क्या वहाँ पे पहले जाता है या यूक्रेन को जाता है? F-16 तैयारे क्या यूक्रेन को दिए जाते हैं? फिर फिनलैंड के बॉर्डर पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं नेटो की, उनको रशिया किस तरह देखता है? इमदाद, ये एक लाइफलाइन तो मिली, यूक्रेन अब लड़ेगा, ऑफेंसिव होगा, लेकिन विक्ट्री, कामयाबी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगी? और ट्रंप आ गए तो क्या पोजीशन बनेगी इसकी, यूरोप की वॉर की, ये अब देखना है। और उसकी वजह ये है कि और ट्रंप से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, बहुत से दुनिया के लोग जो हैं रहनुमा, वो इस वक्त खामोशी से सफारतकार हों, हंगरी के, पोलैंड के, अरब ममालिक के भी कुछ, और डेविड कैमरॉन तो मिले उनसे पब्लिकली, तो उनके जो लोग हैं वो ट्रंप साहब जो हैं उनकी टीम से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं कि अगर ट्रंप आ जाएं तो कैसे दुनिया को देखना है, कैसे हमने अपने मामलात को आगे चलाना है, तो दुनिया उसके लिए भी तैयार हो रही है। और इस मरहले पे इसराइल, क्योंकि जाहिर है कि प्रेसिडेंट बाइडन इधर जाएं या उधर जाएं, दोनों का पीछे हट जाओ, जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा, तो वो पीछे हट गए।